नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान कहता है कि दुनिया में वो पांचवी सबसे ताकतवर व्यवस्था है और वित्त मंत्री कहती हैं कि 2027 से उसके थोड़े दिन बाद हम तीसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। किसी भी देश की जो माली हालत होती है उसको मापने का एक तरीका है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी है। लोग कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट तो बहुत बढ़िया है, यानी कि देश अच्छा कर रहा है, तरक्की हो रही है। उसी समय लोग कहते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट आपका कहीं रहे, हमारी जिंदगी तो वैसी नहीं जैसा आप कह रहे हैं। हमारे लिए तो रोजी रोटी महंगाई बड़ा संकट है। अब ऐसे में आपका ग्रोथ रेट अपनी जगह, हमारी जिंदगी की मुसीबतें परेशानियां अपनी जगह। सवाल ये है कि जीडीपी क्या है। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है और यही एक तरीका है किसी भी देश की आर्थिक सेहत को जानने परखने का। और क्या यह वाकई सही तरीका है? इस पर आज चर्चा है आचार्य प्रशांत जी से। आचार्य जी, आपका स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार राणा जी। आम आदमी बहुत परेशान रहता है। जो अर्थशास्त्री होते हैं कहते हैं कि जीडीपी से देखिए कि देश कहाँ जा रहा है। आम आदमी कहता है कि जीडीपी से हमको मतलब नहीं है, आप हमको देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क आता है क्या? असल में जो अर्थशास्त्री हैं, हम्म, आप वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों की अगर बात करें जो विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र विभाग में आपको मिलेंगे, या जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड के, वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि जीडीपी कोई अच्छा या कि भरोसेमंद सूचकांक है इंसान की जिंदगी और उसकी बेहतरी को मापने का। असल में जीडीपी को बनाया ही, ये जो सूचकांक है इसको निर्मित ही इस तरह से नहीं करा गया है कि ये आम आदमी की जिंदगी की गुणवत्ता को नापे। मैं आपको जरा सा अतीत में लिए चलता हूं। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया था ना यूरोप में, विश्व युद्ध से, दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले, तो उस समय अमेरिका की सरकार ने कहा कि पता तो चले कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो उस समय पर उन्होंने ये जो जीडीपी था, इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करा। और जो अर्थशास्त्री थे, जहाँ से ये, जिन्होंने ये दिया था जीडीपी का कॉन्सेप्ट, बेलारूस के थे, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक बहुत आधा अधूरा बल्कि मिसलीडिंग इंडिकेटर है कई मामलों में। सबसे पहले तो ये बस ये नापता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो माल है और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो कितनी पैदा हो रही हैं। वो ये नहीं पूछता कि जो पैदा हो रहा है वो किसी काम का है, किसी काम का नहीं है, या सक्रिय रूप से नुकसानदेह है। माने अगर हम बंदूकें बनाएं और उन बंदूकों से एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दें तो भी जीडीपी बढ़ेगा। और अगर हम बीमारों के लिए दवाइयां बना रहे हैं तो भी जीडीपी माना जाएगा कि बढ़ रहा है। तो वो जो प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, वो हेल्पफुल है या हार्मफुल है, जीडीपी इसकी परवाह नहीं करता। दूसरी बात, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, आपने आम आदमी की जिंदगी की बात करी, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक एग्रीगेट मेजर है, कुल मिलाकर के कितना पैदा हो रहा है। अब जो पैदा हो रहा है, जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है, वो सारा का सारा, अगर जो शीर्ष 1% धनी आबादी है, जो टॉप 1% वेल्दी हैं और एसेट ओनर्स हैं, अगर सारी वृद्धि बस उनके यहाँ हो रही है तो भी ये माना जाएगा कि देश का तो जीडीपी बढ़ ही रहा है। अब जीडीपी के इस बढ़ने से आम आदमी को कोई फायदा तो नहीं होना है बल्कि नुकसान हो जाना है। तो जिनी कोएफिशिएंट होता है इनइक्वालिटी का, तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट जब से आया है तब से इनइक्वालिटी बढ़ती ही गई है, बढ़ती ही गई है। और इनइक्वालिटी सिर्फ किसी एक देश के अमीरों और गरीबों के बीच नहीं बढ़ी है,
दुनिया में भी जो ग्लोबल नॉर्थ है और जो ग्लोबल साउथ है उसके बीच भी इनइक्वालिटी बढ़ी है जब से पूरी दुनिया ने जीडीपी का पीछा करना शुरू करा है। मैं आपको एक हैरतअंगेज आंकड़ा देता हूं। जब 47 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो अब थोड़ा अनुमान करिएगा कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो ब्रिटेन के प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत रही होगी। माने अगर ब्रिटेन का उस समय पर एक आदमी 100 रुपया या 100 पाउंड जो भी मानिए कि कमाता था, तो आम भारतीय कितना कमाता रहा होगा? 1/10 होगा, या उससे भी कम होगा। 10 10 से जरा सा कम था, हम 10 ही मान लेते हैं। तो तब 100 और 10 का अनुपात था। और आज बताइए कितना अनुपात है ब्रिटेन और भारत की प्रति व्यक्ति आय में? 100 और 5 का। 100 और 5। तो ये करा है जो इसे ग्रोथिज्म बोलते हैं कि सारी सरकारी पॉलिसीज को जीडीपी के पीछे लगा दो, उससे फायदा बस उसका होता है जो पहले से अमीर है। चाहे हम वैश्विक तल पे बात करें तो 2 राष्ट्रों के बीच की बात हो, चाहे एक राष्ट्र के भीतर बात करें तो एक राष्ट्र के ही अंदर अमीर और गरीब की बात हो। भारत में आर्थिक असमानता 1947 की अपेक्षा आज कई गुना ज्यादा है। ठीक वैसे जैसे विश्व में आर्थिक असमानता आज 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसकी अपेक्षा आज कई गुना ज्यादा है। ग्लोबल नॉर्थ जो है, माने जिसमें सारे आपके विकसित मुल्क आते हैं, ज्यादातर यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया और जोड़ दीजिए, तो ग्लोबल नॉर्थ जितना 1945 में दुनिया को आर्थिक रूप से डोमिनेट कर रहा था उससे ज्यादा आज कर रहा है। ये जो सारी सरकारों ने दुनिया की अंधाधुंध जीडीपी का पीछा करा है ये उससे हुआ है। अच्छा, मैंने कहा था कि कोई अच्छा अर्थशास्त्री कभी नहीं कहेगा कि जीडीपी में कुछ सीक्रेटनेस है, जीडीपी कोई बहुत बड़ी बात है और सरकार की आर्थिक नीतियां जीडीपी को ध्यान में रख के बननी चाहिए। हालांकि भारत सरकार की बन रही हैं, दुनिया भर में भी बन रही हैं। जो पूरा ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क है उसमें जीडीपी को बहुत केंद्रीय स्थान दिया गया है। और 91 के बाद से जब से भारत में भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हुआ, लिबरलाइज। हाँ जी जी, एक सवाल मेरा आता है। आचार्य जी कह रहे हैं कि जीडीपी, पहले आप समझ लीजिए कि आप जितनी भी पैदावार आपके देश के भीतर होती है, जितना सामान आप बनाते हैं, जितने सर्विसेज आप देते हैं, उसकी रकम जो बनती है उसको जीडीपी कहते हैं। नहीं, कुल नहीं है, कुल नहीं है। थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिएगा। कुल नहीं, सिर्फ वो जो बेचा जा सकता हो, जो बेचा जा सकता, मतलब बाप बेटे की परवाह अगर कर रहा है और बेटे से पैसा नहीं मांग रहा तो जीडीपी में नहीं आएगा। कोई अगर डूब रहा है और मैं करुणा के कारण उसको बचा लूं तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। पर अगर कोई डूब रहा है और मैं उससे कहूं कि 10,000 रुपए दे तुझे बचाऊंगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। अब अगर आप बंदूक बना रहे हैं तब भी आपकी जीडीपी बढ़ रही है, दवाइयां बना रहे हैं तब भी जीडीपी बढ़ रही है। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि जीडीपी अगर कुछ एक लोगों के जरिए बहुत कुछ बनाया जा रहा है और उनके हिस्से में बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो बढ़ती हुई जीडीपी के बाद भी समाज में सबके हिस्से हो जा रहा है, यह आप तय नहीं करते। नहीं, बल्कि भारत में तो ये दिख रहा है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ भी है और जो इनकम इनइक्वालिटी कोएफिशिएंट है वो भी बढ़ रहा है। तो माने जो पूरी जीडीपी ग्रोथ है इससे आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि आम आदमी अमीरों की तुलना में और गरीब होता जा रहा है, जो उसकी उसकी रिलेटिव पॉवर्टी। मेरा सवाल अब यहाँ आता है आचार्य जी कि जीडीपी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक आदमी के पास जीने की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसके जीवन की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, इसका भी मतलब कि जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम, मैं उस पर आऊंगा। थोड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है जी। अब मान लीजिए कि मैं एक उद्योगपति हूं। अब जो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो जीडीपी के अलावा आपका एजुकेशन और जो आपकी किसी देश की औसत उम्र है, इस तरह की 2-3 चीजों को भी नापता है, तो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है। ऐसे ही HDI की तरह ही एक और होता है GPI, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, और एक होता है SPI, सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर। भूटान में वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाली चीज आपने सुनी, उन्होंने टॉप करा था। तो ये सब ऑल्टरनेट इंडिसेस होते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि मैं एक उद्योगपति हूं, ठीक है, आप एक गांव का कल्याण करना चाहते हैं, आप उस गांव में जाकर कुछ सामाजिक काम कर रहे हैं, तो आप गांव के बच्चे को कह रहे हैं तुम पढ़ने जाओ। अब ये वेलफेयर की बात हुई, लेकिन मेरी नजर गांव के बच्चों पे कि इनसे मुझे चीप लेबर मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं तो चीप लेबर दे देंगे। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मैं HDI गिरा दूंगा,
मेरा स्वार्थ तो इसमें है ना कि वो बच्चे पढ़े नहीं बल्कि मेरी फैक्ट्री में आके काम करें। इसी तरीके से आप एक पर्यावरणविद हो, आप चाहते हो कि किसी तरह पर्यावरण को बचाया जाए, पर मैं उद्योगपति हूं, तो मैं तो कहूंगा पर्यावरण को बचाने की जरूरत नहीं है, मुझे जंगल दे दो, मैं जंगल काट करके वहां से कोयला निकाल लूंगा। तो जीडीपी और रियल वेलफेयर, आम आदमी की वेलफेयर और जीडीपी, ये दोनों अक्सर विपरीत चलते हैं, अक्सर। और समझिए, आप अगर कहीं पर मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं एक उद्योगपति हूं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो इसमें है कि आपकी तनख्वाह बढ़े, पर जो उद्योगपति है, जो जीडीपी बढ़ाता है सचमुच, वो तो ये चाहेगा ना कि आपकी तनख्वाह कम हो जाए ताकि मेरा मुनाफा बढ़ जाए। तो ये जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि हम सिर्फ जीडीपी नापने संतुष्ट नहीं होते, हम हर साल जीडीपी ग्रोथ चाहते हैं। वो जो ग्रोथ है वो बस कैपिटलिस्ट के खाते में जाती है, जो उद्योगपति है उसके खाते में जाती है, और आम आदमी को क्या मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है कि ऊपर रखा हुआ है घड़ा या बहुत बड़ी टंकी भरी हुई है, और टंकी में छोटा सा छेद है, तो जो नीचे के लोग हैं तो उसमें से टप टप टपकेगा, तो नीचे जो करोड़ों लोग हैं वो चाटते रहें, और ऊपर की जो टंकी है वो उद्योगपति की है, उसको मिला उसमें दो चार बूंद जो टपक जाएगा वो नीचे वाले चाट लें और चाट के खुश हो जाएं। तो ये जो मॉडल है ये आज हमें विध्वंस के कगार पे ले आया है, क्योंकि अगर फिर मैं तो वही हूं, मैं तो उद्योगपति हूं, तो मैं तो चाहूंगा पृथ्वी के भी सब रिसोर्सेज का अधिक से अधिक एक्सप्लॉइटेशन करना। तो मैं पृथ्वी से खूब निकालूंगा, खूब निकालूंगा, मैं जंगल काटूंगा, मैं समुद्रों से कुछ निकालूंगा, मैं फ्रैकिंग करूंगा, मैं डीप सी ऑयल माइनिंग करूंगा, मैं सब कुछ हर तरह वो काम करूंगा जिस तरीके से मुझे मटेरियल मिल पाए जिसको मैं फिर आम आदमी को बेच सकूं मुनाफे के साथ। तो सबसे पहले तो मैं पृथ्वी का शोषण करूंगा, फिर जो मेरे सब एम्प्लॉयज हैं मैं उनका शोषण करूंगा, क्योंकि उनकी तनख्वाहें, उनकी वेलफेयर कम करके मेरा मुनाफा और बढ़ता है। और उसके बाद मैं एक और खतरनाक काम करूंगा, चूंकि मैं कैपिटलिज्म की दिशा से आ रहा हूं, तो मैं आम जनता में कंज्यूमरिज्म बढ़ाऊंगा, क्योंकि सिर्फ माल पैदा करने से नहीं होता, माल को बेचना भी तो पड़ेगा ना। माल को बेचने के लिए आम आदमी को मन से ग्राहक बनाना पड़ेगा कि भाई तू अगर मेरा माल नहीं खरीद रहा तो तेरी जिंदगी बर्बाद है, तू मेरा माल खरीद। मुझे उस पर विज्ञापनों की बौछार करनी पड़ेगी, मुझे तरीके तरीके से उसे घेर करके अपना माल बिकवाना पड़ेगा। तो मैं सबकी दुर्दशा कर रहा हूं, मैं पृथ्वी की भी दुर्दशा कर रहा हूं, जो लोग मेरे यहाँ कार्यरत हैं एम्प्लॉय की तरह मैं उनकी भी दुर्दशा कर रहा हूं, और जो वाइडर सोसाइटी है मैं उनकी भी दुर्दशा कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनके मन में उपभोक्तावाद जागृत कर रहा हूं। देखिए, ग्रोथ अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ का जब कोई सिर पैर ना हो, मान लीजिए शरीर है उसमें जबरदस्ती की ग्रोथ होने लगे तो उसको कैंसर बोलते हैं ना। इसी तरीके से हमें वो लोग भी पसंद नहीं आते जिनकी ग्रोथ ना हो। उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि कोई एकदम 4 फीट का रह गया तो हमें वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और 12 फीट 15 फीट का हो गया तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो राक्षस हो गया। तो ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ है, कैंसरस ग्रोथ है, ये इस प्लेनेट को खाई जा रही है। लेकिन दुनिया भर के सब देश जीडीपी की पूजा कर रहे हैं, जैसे जीडीपी नहीं, जीडीपी ग्रोथ। अब ग्रोथ कहां से लाओगे? ग्रोथ का मतलब होता है पिछले साल तो जितना था उतना रहे ही, हमें उससे और ज्यादा चाहिए। और ये बड़ी आध्यात्मिक समस्या है, क्योंकि ठीक वैसे जैसे आम आदमी की कामनाएं अनंत होती हैं, उसी तरह वो आम आदमी जब अपने आप को एक संस्थागत रूप दे देता है, अपनी कामना को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेता है, तो फिर उस इंस्टीट्यूशन की, उस कॉरपोरेशन की, उस कंपनी की भी जो प्रॉफिट की मांग होती है, और प्रॉफिट में भी उसे कंपाउंडेड प्रॉफिट चाहिए। इस साल जितने प्रतिशत हुआ उससे थोड़ा और आगे, उससे थोड़ा और आगे। आप कंपाउंडिंग जानते हैं क्या कर देती है, उससे थोड़ा और आगे। तो वो जो मांग होती है वो फिर सुरसा के मुंह की तरफ फटती जा रही है, और आज स्थिति आ गई है कि 5 पृथ्वियां भी पर्याप्त नहीं हैं उतने संसाधन देने के लिए जितने संसाधन इस पृथ्वी के कॉरपोरेशंस मांग रहे हैं, ताकि उनका मुनाफा बढ़ता रहे। यही मुनाफा जब बढ़ता है तो हम कहते हैं जीडीपी बढ़ गया। अब आप बताइए, जीडीपी का बढ़ना खुशी की बात है या कि सतर्कता की बात है? हमें उस पर थोड़ा खबरदार हो जाना चाहिए। अब आचार्य, दो बातें हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब कैपिटलिस्ट बाजार में आता है तो देश के संसाधनों का ना सिर्फ दोहन करता है बल्कि लोगों के बीच में उपभोक्तावाद बढ़ाता है कि तुम मेरा सामान खरीदो, ऐसी मजबूरियां पैदा कर देता है, या फिर आपके भीतर ऐसा लालच पैदा कर देता है कि बाकी सारी जरूरी चीजों को आप दरकिनार करके आप उसके सामान को खरीदने लगते हैं। अब यह एक नया टर्म है, कैपिटल क्रिएटर्स।
इस देश में अर्थव्यवस्था को अगर कोई पुश दे रहा है तो वो लोग दे रहे हैं जिसको हम उद्योगपति कहते हैं, कैपिटल क्रिएटर्स कहते हैं। आपकी मैं मानूं तो दरअसल वो अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए देश के संसाधनों, देश की व्यवस्था दोनों का दोहन कर रहे हैं, ना कि वो देश की तरक्की में कहीं भागीदार हैं। बिल्कुल। तो आम आदमी की बेहतरी और उद्योग जगत का देश में आगे जाना, इन दोनों के बीच में कोई संबंध आप नहीं देखते? मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा पॉजिटिव कोरिलेशन है और बहुत बड़ा नेगेटिव कोरिलेशन है। देखिए, आमतौर पे कहते हैं, आपने कहा कैपिटल क्रिएटर्स की हम बहुत बार तारीफ कर देते हैं और राजनेता भी बोलते हैं कि कैपिटल क्रिएटर अच्छी बात है, देश के लिए कैपिटल पैदा कर रहा है, कहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। यहां पर एक अंतर्निहित विरोधाभास है, क्योंकि कैपिटल कभी नहीं चाहेगी कि बहुत लोगों को एम्प्लॉय करके उनको पैसा देना पड़े। तो कैपिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है कम से कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए। तो कैपिटलिस्ट को अगर एम्प्लॉयमेंट देना भी पड़ता है तो मजबूरी में देना पड़ता है, लगातार उसकी कोशिश ये रहती है कम से कम एम्प्लॉयमेंट में मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल लूं। इसके अलावा कैपिटलिस्ट जो होता है, चूंकि उसके पास कैपिटलिस्ट है, तो वो डेमोक्रेसी की वीकनेसेस का फायदा उठाता है हमेशा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब की वो फंडिंग करेगा और फंडिंग करके फिर वो अपने पक्ष में लॉस बनवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो जो सरकार बैठी होगी उससे जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस होंगी उनको हल्का करवा देगा, उनको लैक्स करवा देगा, लेबर लॉज को लैक्स करवा देगा। जो पब्लिक लैंड होगा, पब्लिक लैंड को अपने पक्ष में किसी तरह से अलॉट करवा लेगा। जितने भी तरीकों से वो सरकार का उपयोग कर सकता है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, वो बढ़ाएगा। और ये जो कैपिटल क्रिएशन है, ये कोई देश के लिए नहीं हो रहा है, ये एक व्यक्ति के लिए हो रहा है। आम आदमी को उसमें क्या मिल रहा है? बल्कि हो ये रहा है कि सरकार जो अपना पैसा खर्च कर सकती थी आम आदमी को सुविधाएं देने में, सरकार वो पैसा भी कई बार फोरफीट कर देती है कैपिटल की सर्विस में। तो हम देखिए, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? अर्थव्यवस्था किसके लिए होती है? अर्थव्यवस्था आम आदमी के लिए होती है, आम आदमी के लिए, इकोनॉमिक्स वेलफेयर के लिए होती है। इकोनॉमिक्स जीडीपी के लिए नहीं होती। जीडीपी तो एक आंकड़ा भर है ना, उससे क्या हो गया? आपने बिल्कुल कितनी प्यारी बात कही थी शुरुआत में कि आम आदमी की जिंदगी आखिरी पैमाना है। तो अब आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं, आम आदमी को चाहिए शिक्षा, आम आदमी को चाहिए सड़कें। और इनमें से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनसे जीडीपी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, आप 1000 बच्चों को एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, सरकारी स्कूल है जहां पर फीस ना बराबर है, उससे जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जिंदगी बढ़ रही है। आप किसी को लगभग मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हो, उससे जीडीपी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिंदगी बढ़ेगी। और इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जहां पर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अमेरिका से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जीडीपी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने नागरिकों की बेहतरी पे ध्यान दिया। आता हूं, यही आ रहा था मैं। अभी मेरे जहन में यही सवाल था कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, उनकी जीडीपी ऐसी नहीं है जैसी हमारी है। पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है, लेकिन वो ह्यूमन इंडेक्स पर बहुत आगे हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है? हम कहने के लिए बहुत बड़ा है, हाँ। लेकिन हमारी जिंदगी बहुत 2 दर्जे 3 दर्जे की है। वो जीडीपी में आपके मुकाबले कहीं नहीं, लेकिन उनकी लाइफ आपसे कई 100 गुना ज्यादा बेहतर। देखिए, जीडीपी माने पैसा, मोटे तौर पे सब दर्शक हैं वो समझे, जीडीपी माने पैसा। अब पैसा ह्यूमन वेलफेयर को, हमने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि अर्थव्यवस्था आम आदमी की बेहतरी के लिए है, ये मूल सिद्धांत है। तो पैसा एक सीमा तक तो हमारी वेलफेयर के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन माने पैसा बढ़ेगा तो बेहतरी बढ़ेगी। और ये बात जो गरीब घर हैं उन पर ज्यादा लागू होती है। जिस घर में अभी ठीक से खाने पीने को ही नहीं है, कुपोषण की स्थिति है, भाई उसको तो पैसा चाहिए। जिस घर में कम पैसा होने के कारण साइकिल से आगे बढ़ करके स्कूटर भी नहीं खरीद पा रहे, उनको तो पैसा चाहिए। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनको तो पैसा चाहिए। कपड़ा लत्ता नहीं खरीद पा रहे, पैसा चाहिए। साधारण किस्म की हाउसिंग नहीं हो पा रही, पैसा। तो वहां तक ठीक है कि जीडीपी की मान लीजिए जो पर्सनल इनकम है, फैमिली इनकम है, वो जीडीपी का ही के ही एनालॉगस हो गई परिवार के स्तर पर। तो इनकम बढ़ रही है तो वेलफेयर बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसके बाद आप अगर इनकम बढ़ा भी रहे हो तो वेलफेयर नहीं बढ़ेगी। और जो पश्चिमी देश है वो उस पॉइंट, उस बिंदु को कब का पास कर चुके हैं, बहुत आगे निकल गए। और इतना आगे निकल गए हैं कि अब ये जो हमारा ग्रह है, ये
20-30 साल में रहने लायक नहीं बचेगा। ये जो पूरी क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस है, आप अगर साधारण तौर पर भी किसी से पूछेंगे या गूगल करेंगे या एआई से पूछेंगे कि मनुष्य के सामने इस वक्त सबसे भीषण अस्तित्वगत समस्या कौन सी खड़ी है, तो कहेंगे क्लाइमेट चेंज। ये जो पूरी क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस है, ये हमारे जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के फोकस का नतीजा है। क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो संसाधन तो पृथ्वी से निकालोगे ना, वही संसाधन निकालोगे वही जलाओगे। उदाहरण के लिए थोड़ा हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से कार्बन एमिशन होता है, तो क्यों हमको फॉसिल फ्यूल बर्न करना है? क्योंकि एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कारखाने चलाने हैं, हमें वो सब कुछ चलाना है जिससे एक उद्योगपति को फायदा होता है। आम आदमी थोड़ी क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। अगर आप भारत देश में भी देखें, जो टॉप 1% आबादी है पैसे के पैमाने पर, वो जिम्मेदार है। और अगर दुनिया भर में देखें तो जिन लोगों ने एक्सेस कार्बन एमिशंस कर रखे हैं वो 70% यूरोप और अमेरिका हैं। भारत तो जो कोटा है ना हमारा, उस कोटे से भी अभी नीचे के एमिशंस कर रहा है, और ये हर गरीब इकाई की हालत है। वो बेचारा तो कुछ इसमें पा नहीं रहा, बस भुगत रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार कौन है? गरीब आदमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर आदमी और अमीर मुल्क। क्यों? क्योंकि उसके मत्थे हम कह रहे हैं जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी तो बढ़ता है पर क्लाइमेट चेंज भी वही कर रहा है। और उस क्लाइमेट चेंज की मार कौन झेलने वाला है? गरीब मुल्क और गरीब आदमी। रेनफॉल पैटर्न्स हमारे जितने हैं वो नॉर्थ की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं। भारत जैसे देशों में बारिश होनी बहुत कम होने वाली, और अगर होगी भी तो उस पैटर्न में, मतलब उस मौसम में नहीं होगी, उन महीनों में नहीं होगी जिसमें हुआ करती थी। हमारी आज भी 60% आबादी किसी न किसी तरीके से कृषि पर आश्रित है। हमारा क्या होने वाला है? और हम जीडीपी का नारा लगाए जा रहे हैं बिना ये देखे कि जीडीपी का हमारी वेलफेयर। एक और सवाल मेरा आता है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बाकी देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाने से पहले यह नहीं सोचा जाता है कि मेरे यहाँ चुनाव जीतने के लिए अर्थव्यवस्था को किस तरीके से अपना पैसा क्या लोगों को दिया जाए या नहीं दिया जाए। हमारे यहाँ एक नई पॉलिसी चली, वो फ्रीबीज की है। हाँ। आप महिलाओं को 1000 रुपये दे दो, 1500 रुपये दे दो, किसानों को 6000 रुपये दे दो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता आप देना शुरू कर दो। यह जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अब ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज के मुकाबले आप फ्रीबीज के जरिए अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने में ज्यादा अब मतलब जोर देने लगे हैं। बिल्कुल। और यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए ये हो क्यों रहा है, इसका संबंध भी वही जीडीपी सेंट्रिक पॉलिसीज से है, ग्रोथिज्म की ग्रोथ होनी चाहिए। बस कैसे? मैंने जिनी कोफिशिएंट की बात की, वो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य आर्थिक असमानता को मापता है। भारत का जिनी कोफिशिएंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मध्यम वर्ग सिकुड़ता जा रहा है, और जो पिरामिड में नीचे गरीबों की तादाद है वो भयानक तौर पे फैल रही है। अमीर जब अमीर होता जा रहा है, मध्यम वर्ग का जो आकार है वो सिकुड़ता जा रहा है। एफएमसीजी कंपनी बेचारी परेशान है क्योंकि मध्यम वर्ग ही उनका ग्राहक था। मध्यम वर्ग का आकार ही सिकुड़ रहा है, बस अमीर और अमीर हो रहा है। और सबसे ज्यादा बढ़ क्या रहा है? जो लोअर इनकम ग्रुप है वो बढ़ रहा है। अगर उनको आप फ्रीबीज नहीं देंगे तो विद्रोह कर देंगे, और फ्रीबी आप उनको बहुत आसानी से दे सकते हो क्योंकि वो इतने गरीब हो गए हैं कि 1000-2000 रुपए देके उनको खरीदा जा सकता है। उनको इतना गरीब कर दिया गया है। ये हमारे लिए कोई सम्मान की बात है या ये हमारे लिए कोई गौरव का मुद्दा है कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं? इसका मतलब ये है कि इतने करोड़ लोग हमने ऐसे कर दिए कि वो अपने लिए 2 जून की रोटी भी नहीं जुगाड़ सकते। ये जो हर चुनाव में होता है कि सब पार्टियां एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करती हैं कि ज्यादा मुफ्त मलाई कौन बांटेगा। इससे यही तो पता चलता है ना कि हमने भारत में गरीबों की एक इतनी बड़ी तादाद खड़ी कर दी है कि जिनको बस थोड़ा सा दिखाओ तो वो अपना वोट बेच देते हैं। और वो थोड़ा सा दिखाना मुश्किल नहीं है क्योंकि जो ऊपरी वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, टॉप 1%, इसके पास इतनी कैपिटल आ गई है कि बहुत आसानी से नीचे के लोगों में थोड़ा थोड़ा पैसा बांटा जा सकता है। वो खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, कोई विद्रोह, कोई क्रांति नहीं होता, सब खुश रहते हैं। और ये चल रहा है और ये भविष्य का सूचक है, ऐसा होगा। एक तरह से एकदम ही लोकतंत्र आ जाने वाला है क्योंकि सब गरीब हो जाने वाले हैं, एकदम समानता आ जाएगी, पूरा समाजवाद आ जाने वाला है भारत में। बस जो अमीर है वो गजब के अमीर रहेंगे, बाकी सब एकदम
आचार्य जी, फिर मेरा आखिरी सवाल होता है, यह देश जब आज़ाद हुआ तो एक नेहरूवियन इकॉनमी आई जिसको हम नेशनल सोशलिज्म कहते हैं। उसके बाद 1991 में हमने हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और जो लाइसेंस राज था उससे हम आगे बढ़े। हम दुनिया के साथ मुकाबले में आ गए। हमारी जो इंडस्ट्रीज या हमारे इंडस्ट्रीज थे वो दुनिया के तमाम देशों में गए, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आई। अब आप कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म इसने हिंदुस्तान को जो कर लिया है, आम आदमी हाशिए पर जा रहा है, मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है और 1% जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में लगातार अमीर होते चले जा रहे हैं। फिर हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के लिए दुनिया का हर 5वां आदमी या 6ठा आदमी हिंदुस्तानी है। रास्ता क्या है? देखिए, जो रास्ता है वो बहुत सीधा है। हमें याद रखना है कि सरकार उनके लिए होती है जिनको हम राष्ट्र कहते हैं, और वो हैं राष्ट्र के लोग। सरकार कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं हो सकती, और जो लोग हैं उनकी जो वास्तविक जरूरतें हैं वो हमें याद रखनी होती हैं। देखिए, हमारे घर होते हैं, आप मैं मान लीजिए हम घरों के मुखिया हैं, तो सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे ना कि पेट काट के ही सही घर के बच्चों को शिक्षा दो, है कि नहीं? भाई, किसी भी और चीज के लिए पैसा हो ना हो, शिक्षा पे तो खर्च होना चाहिए। और शिक्षा पे इस हद तक खर्च होना चाहिए कि यही नहीं कि 8वीं 10वीं तक पढ़ा दिया। अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करानी है तो भी कराएंगे, पीएचडी करानी है तो भी कराएंगे। अगर हमारा लड़का या लड़की प्रतिभावान दिख रहा है, विदेश अगर भेजने का अवसर मिल रहा है तो भी भेजेंगे, कर्जा लेके भेजेंगे। यही बात राष्ट्र पर लागू होती है। आप राष्ट्र को पूरा एक परिवार मानिए। तो हमारा जो सबसे केंद्रीय मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारे बच्चे बीमार तो नहीं हो रहे। और बच्चे माने कौन? यही सब हमारे सब जो राष्ट्र के स्वजन हैं, कि ये लोग कहीं बीमार तो नहीं है, इनकी इनकी शिक्षा का क्या हाल है। और ये एक आध्यात्मिक बात है। जब आप कहते हो नहीं बस पैसा पैसा पैसा, और वो पैसा भी बस किसके कि घर में पैसा आया है पर वो जा बस एक आदमी की जेब में रहा है। संयुक्त परिवार है 20 लोगों का, एक आदमी है वो खा खा के मोटा हुआ जा रहा है और बाकी 20 ऐसे हैं कि उनके पास जीने को भी नहीं है। तो जो सरकार की पॉलिसीज होनी चाहिए वो एक्चुअल वेलफेयर को ध्यान में रख के होनी चाहिए। बस यही नहीं कि हमें 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक इतना जीडीपी कर देना है। वो जीडीपी क्या है? वो एक खाली खोखला आंकड़ा है जिससे आम आदमी को कोई लाभ हो नहीं रहा है। जो पॉलिसीज, अब ये मैं बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूं आम दर्शकों के लिए, कि जो पॉलिसीज एक घर का मुखिया अपने घर में चलाएगा वही पॉलिसी सब राष्ट्रों के जो मुखिया हैं उन्हें अपने अपने राष्ट्रों में चलानी चाहिए। लेकिन उसकी जगह ज्यादातर राष्ट्र जिन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ को अपनाया है वो अपने अपने उद्योगपतियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा इसमें देता हूं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारी 800 करोड़ की पृथ्वी की जनसंख्या है चल नहीं सकती। लेकिन अगर आप उनको देखें जो लोग कह रहे हैं कि आबादी और बढ़ाओ, आबादी और बढ़ाओ, तो उसमें विश्व के शीर्ष कैपिटलिस्ट शामिल हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दुनिया जो बीफ इतना खा रही है, ये बीफ का कंजम्पशन जो है वो मीथेन रिलीज करता है। गाय भैंस से मीथेन रिलीज होती है और उसी से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। तो एक शीर्ष वो भी पैसे वाले उद्योगपति हैं, बिल गेट्स हैं, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, गाय को हम ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे या गाय का ऐसा उपचार कर देंगे कि उससे मीथेन निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन बीफ तो हमें खाना है, बीफ तो हमें खाना है। इलॉन मस्क खुद 12 बच्चा करने के बाद कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई मुद्दा ही नहीं है, असली मुद्दा यह है कि आबादी कम नहीं होनी चाहिए, और बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करो। ऐसे लोगों से घर थोड़ी चलेगा, ऐसे लोगों से राष्ट्र थोड़ी चलेगा। ये तो अपने स्वार्थ के मारे घर, राष्ट्र और पृथ्वी ये सबको बर्बाद कर डालेंगे। जो आचार्य जी कह रहे हैं ग्लोबल साउथ का संकट, ये ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि दुनिया के तमाम देश जो अर्धविकसित या विकासशील हैं उन देशों की जमात है। संकट ये है कि वहाँ चुनिंदा लोगों के पास कैपिटल है और उसमें लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जो वहाँ का बहुतायत है वो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होता चला जा रहा है। और यह राष्ट्र के भीतर जो आर्थिक नीतियाँ हैं उनका संकट है। जीडीपी ग्रोथ रेट के जरिए अगर आप किसी देश की आर्थिक सेहत या वहाँ के लोगों की बेहतरी को आंकते हैं तो यह एक भ्रम है जो आचार्य जी कह रहे हैं। खुद को धोखा देने वाली बात है। मैं इसमें एक आखिरी चीज और बोल देता हूं। अभी बंबई गया था जी। एशिया में जो
सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं वो किस देश में है? वो जापान के किसी देश में नहीं है, साउथ कोरिया के देश में नहीं है, चीन में नहीं है, वो बंबई में है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा स्लम है वो भी कहां पर है? बंबई में। तो ये है जीडीपी ग्रोथ की कहानी कि 22 लोग हैं जो बिलियनियर बनते जाएंगे और 22 लाख लोग होंगे जो बर्बाद होते जाएंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा। ये ना तो सस्टेनेबल है, ना इंक्लूसिव है, ना न्याय संगत है, ना मानवीय है, और आध्यात्मिक तौर पर तो मैं बोलूं ही कि ये क्या है, ये बिल्कुल एकदम अपनी बर्बादी का रास्ता है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम ये एक बुनियादी सवाल था जिस पर चर्चा होना लाजमी थी, और इस चर्चा में बहुत सारी चीजें आपने रखी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।